नमस्कार, मैं डॉक्टर अंजलि दुबे गिडियन हिस्ट्री चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। हमारा जो आज का विषय है वह उग्रवादी प्रमुख नेताओं पर आधारित है, जिनको हम लाल, बाल और पाल के नाम से जानते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे लाल की। लाल, बाल, पाल में जो लाल है तो लाल से अभिप्राय है लाला लाजपत राय। सन 1865 से 1928 तक इनका जन्म पंजाब में एक वैश्य परिवार में हुआ था। इन्होंने कानून की पढ़ाई कर पहले हिसार, हरियाणा और बाद में लाहौर में वकालत की और शीघ्र ही प्रख्यात वकील बन गए। सन 1888 में उन्होंने राजनीति में प्रवेश किया। उन्होंने कांग्रेस के कार्यों में लगन व निष्ठा से कार्य करना प्रारंभ किया। सन 1905 में बंग भंग आंदोलन के समय उन्होंने भी स्वराज्य, स्वदेशी और बहिष्कार के कार्यों में उत्साह से भाग लिया और पंजाब में इस आंदोलन के तूफान को उठाया। उनका झुकाव गरम दल की ओर था। उन्होंने अंग्रेजी सत्ता के सामने अधिकारों व स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए गिड़गिड़ाने और भीख मांगने की नीति छोड़ देने का आह्वान युवकों से किया था। जब पंजाब में उन्होंने किसान आंदोलन में भाग लिया, तब इन पर अंग्रेज सरकार ने राजद्रोह का अभियोग लगाकर उनको कारावास में भेज दिया था। इससे अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह की आग भड़क उठी। जनता ने इनको पंजाब केसरी और हिंद केसरी की उपाधियों से भी अलंकृत किया। जब दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी के नेतृत्व में सत्याग्रह चल रहा था, तब उनके पक्ष में जनमत और सहायता प्राप्त करने के लिए कांग्रेस ने एक शिष्टमंडल इंग्लैंड भेजा और इसमें लाला जी को भी भेजा। इसी बीच प्रथम विश्व युद्ध छिड़ जाने से अंग्रेज सरकार ने लाला जी को भारत नहीं आने दिया। फलतः लाला जी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका चले गए। अमेरिका में लाला जी ने भारतीय स्वाधीनता संग्राम से संबंधित विपुल साहित्य का सृजन किया और पत्र पत्रिकाओं में कई लेख भी लिखे। तिलक के निवेदन पर लाला जी ने अमेरिका में इंडियन होम रूल लीग की स्थापना की और लीग की ओर से यंग इंडिया नामक मासिक पत्र भी प्रकाशित किया और अमेरिका में रह रहे भारतीयों के कष्टों के निवारण के लिए भी उन्होंने वहां भारतीय श्रमजीवी संघ स्थापित किया था। सन 1920 में लाला जी भारत आ गए। जब कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया और स्कूलों और कॉलेजों का बहिष्कार किया, तब लाला जी ने लाहौर में नेशनल कॉलेज स्थापित किया और लोक सेवक मंडल की स्थापना भी की। तिलक स्कूल के नाम से एक राष्ट्रीय शिक्षालय भी खोला गया। लोगों को स्वाधीनता संघर्ष में अग्रसर करने के लिए लाला जी ने उर्दू में वंदे मातरम नामक दैनिक पत्र और पीपुल्स नाम से साप्ताहिक पत्र भी प्रकाशित किया था। अब लाला जी का मुख्य ध्येय स्वराज्य प्राप्ति हो गया था। अंग्रेज सरकार ने अपने सुधारों का मूल्यांकन करने के लिए साइमन कमीशन नियुक्त किया। सारे देश में इसका बहिष्कार किया गया। 30 अक्टूबर 1928 को जब यह कमीशन लाहौर पहुंचा, तब लाला जी के नेतृत्व में जनता ने इसका बहिष्कार जुलूस बनाकर किया। जब पुलिस ने जुलूस पर लाठियां बरसाईं, तब लाला जी के कंधों और सीने पर लाठियों के गहरे घाव लगे, जिसके परिणाम स्वरूप 17 नवंबर 1928 को लाला जी का स्वर्गवास हो गया। लाला जी का यह महत्व है कि उन्होंने देश को यह पाठ पढ़ाया कि स्वतंत्रता मांगने से नहीं मिलती, प्रार्थना प्रस्तावों से प्राप्त नहीं होती। आजादी के लिए लड़ना होगा, कुर्बानी देनी होगी, खून देना होगा। लाला जी के अनुसार जैसे दास की आत्मा नहीं होती, इस प्रकार दास जाति की भी कोई आत्मा नहीं होती। आत्मा के बिना मनुष्य केवल एक पशु है। इसलिए एक देश के लिए स्वराज्य परम आवश्यक है और सुधार अथवा उत्तम राज्य इसके लिए इसके विकल्प नहीं हो सकते। लाला जी केवल राजनीतिज्ञ ही नहीं थे, अपितु दार्शनिक, अर्थशास्त्री, समाज सेवक, लेखक, पत्रकार, धार्मिक कार्यकर्ता, शिक्षा शास्त्री आदि भी थे। इसके बाद हम बात करेंगे बाल पर, जिनको हम बाल गंगाधर तिलक के नाम से जानते हैं। बाल से अभिप्राय है बाल गंगाधर तिलक। सन 1856 से 1920 इनका समय रहा। इनका जन्म 23 जुलाई 1856 में महाराष्ट्र के कोंकण प्रदेश में रत्नागिरी में हुआ था। 1879 में उन्होंने कानून की डिग्री प्राप्त कर ली थी। उन्होंने शिक्षा और समाज के क्षेत्र में भी अनेक प्रशंसनीय कार्य किए।
उन्होंने ऊना न्यू इंग्लिश स्कूल स्थापित किया और डेक्सन एजुकेशन सोसाइटी और फर्ग्यूसन कॉलेज की स्थापना और प्रगति में भी उन्होंने अपना बड़ा योगदान दिया था। भारतीयों में और विशेषकर महाराष्ट्र में देशभक्ति और स्वाधीनता के विचारों का प्रसार करने के लिए उन्होंने केसरी नामक दैनिक समाचार पत्र प्रारंभ किया और केसरी के साथ साथ मराठा नामक पत्र का संपादन भी किया। वे लोगों में वीरता, त्याग और बलिदान की भावना भरते रहे। जनसाधारण को धार्मिक और देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत करने के लिए उन्होंने गणपति और शिवाजी उत्सवों व समारोहों का प्रारंभ करवाया। तिलक लोगों में स्वाधीनता प्राप्ति के लिए शिवाजी का आदर्श प्रस्तुत करते थे। वे शिवाजी के उदाहरणों से उनको प्रेरित करते थे। तिलक ने हिंदुओं में वीरता, साहस, शौर्य भरने के लिए गौवध विरोधी समितियां, अखाड़े और लाठी क्लबों की स्थापना भी की। बंग भंग आंदोलन में तिलक ने पूर्ण सहयोग दिया। अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह भड़काने वाले भाषण छापने के अपराध में सन 1897 में तिलक को 18 माह का कारावास दंड दिया गया। बाद में अंग्रेज सरकार ने 1908 में उन पर पुनः विद्रोह का मुकदमा चला करके 6 वर्ष के कारावास का दंड देकर उनको भारत के बाहर वर्मा में मांडले जेल में भेज दिया। वहां बेशक 1914 तक जेल में रहकर उन्होंने मराठी में गीता रहस्य और अंग्रेजी में आर्कटिक होम ऑफ द वेदास नामक प्रसिद्ध ग्रंथों की रचना कर दी। सन 1914 में जब प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ तब तिलक ने अंग्रेजों के युद्ध प्रयत्नों में भारतीयों द्वारा सहयोग, सहायता और समर्थन देने का प्रचार भी किया था। उनको आशा थी कि इसके परिणाम स्वरूप भारतीयों को अंग्रेजों से स्वशासन प्राप्त हो जाएगा। इसके लिए उन्होंने होम रूल आंदोलन प्रारंभ किया। तिलक उग्रवादी विचारधारा के समर्थक थे, इसलिए उन्होंने कांग्रेस की अनुनय विनय और ब्राह्मण प्रस्तावों की नीति का भी विरोध किया। उन्होंने जनता को अंग्रेजों का कड़ा विरोध करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कांग्रेस को अंग्रेज सरकार की प्रशंसा करने वाली और प्रस्ताव पारित करने वाली संस्था से बदलकर अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध एक सशक्त विद्रोही संस्था बना दी। उनका नारा था कि स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर ही रहूंगा। उन्होंने कहा था कि स्वराज्य अथवा स्वशासन स्वधर्म के लिए आवश्यक है। स्वराज्य के बिना कोई सामाजिक सुधार नहीं हो सकते और कोई औद्योगिक प्रगति, ना ही कोई उपयोगी शिक्षा और ना ही राष्ट्रीय जीवन की परिपूर्णता। यही हम चाहते हैं और इसी के लिए ईश्वर ने मुझे इस संसार में भेजा है। तिलक का मत था कि बिना बलिदान के स्वतंत्रता नहीं मिलेगी। वे नहीं चाहते थे कि भारत को स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए बल का प्रयोग करना पड़े, परंतु यदि शांति और अहिंसक साधनों व उपायों से भारत को स्वतंत्रता प्राप्त नहीं हो सकती तो फिर बल का उपयोग करना वह उचित मानते थे। स्वराज्य प्राप्त करने के लिए हिंसा का उपयोग करने में वे कोई अपराध या हानि नहीं मानते थे। उन्होंने स्वदेशी प्रचार के लिए विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया। तिलक अपने युग के बहुत बड़े ओजस्वी, प्रेरणादायक वक्ता और श्रेष्ठ लेखक थे। तिलक के भाषणों और लेखों के अंदर देश के हित में आग की ज्वाला थी। उनमें मजबूत आत्मविश्वास और दृढ़ चरित्र था। उन्होंने सदा सत्य के लिए संघर्ष किया। जब वे सिद्धांतों के लिए लड़ते थे तो डिगते नहीं थे। उन्होंने अपने सिद्धांतों के लिए महादेव गोविंद रानडे और गोपाल कृष्ण गोखले का भी साथ छोड़ दिया। तिलक के उग्रवादी विचारों के कारण ही स्वतंत्रता आंदोलन के युग में क्रांतिकारी और फॉरवर्ड ब्लॉक की गतिविधियों को खूब प्रोत्साहन प्राप्त हुआ। तिलक ने देश की राजनीति को उग्र रूप देने और उसे जनसाधारण तक पहुंचाने के लिए अपना जीवन भी अर्पण कर दिया। भारत की देशभक्ति तिलक के जीवन का एक तरह से श्वास था। वे भारतीय राजनीतिक असंतोष के जनक, देश के पुण्य पुरुष, उग्रदल के महान नेता, तत्वज्ञानी, राजनीतिज्ञ, आदर्श पत्रकार और महान शिक्षाविद भी थे। महात्मा गांधी ने तिलक को अजय सागर कहा, पर जनता तिलक को महाराष्ट्र केसरी और लोकमान्य ही कहती थी। तिलक के बाद अब हम बात करेंगे
पालगी, जिनको हम विपिन चंद्र पाल के नाम से भी जानते हैं। तो पाल से अभिप्राय है विपिन चंद्र पाल। इनका जन्म 1858 में तत्कालीन बंगाल प्रांत के सिलहट जिले में ब्राह्मण परिवार में हुआ था। जब महाविद्यालय की उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए वे कलकत्ता आए, तब वहां वे केशव चंद्र सेन और उनके ब्रह्म समाज से प्रभावित हुए और वे ब्रह्म समाजी हो गए। वे आधुनिक उड़ीसा में कटक के एक हाई स्कूल के प्रधान अध्यापक हो गए। उन्होंने अपने जिले में एक हाई स्कूल भी स्थापित किया, पर वे असफल रही। इसके बाद दक्षिण में बंगलोर में राय बहादुर अरकाट नारायण स्वामी मुदालियार द्वारा स्थापित स्कूल के प्रधान अध्यापक हो गए। यहाँ 2 वर्ष कार्य करने के बाद वे कलकत्ता में सिटी लाइब्रेरी में लाइब्रेरियन नियुक्त हुए। यहाँ उन्होंने अनेक ग्रंथों और विषयों का अध्ययन करके अपने ज्ञान की खूब वृद्धि कर दी थी। इस समय राष्ट्रीयता का तीव्र आंदोलन और ब्रिटिश सरकार की कटु आलोचना का युग था। विपिन चंद्र पाल इस आंदोलन में सक्रिय हो गए और कांग्रेस के तृतीय अधिवेशन में सन 1887 में इन्होंने अपने भाषण में आर्म्स एक्ट की कटु आलोचना करी। सन 1900 में वे ऑक्सफोर्ड के थियोलॉजिकल कॉलेज में विभिन्न धर्मों के सिद्धांतों के तुलनात्मक अध्ययन के लिए इंग्लैंड भी गए। वहां से वे फ्रांस, अमेरिका आदि देशों में गए। वहां के समाचार पत्रों में भारत संबंधी विभिन्न लेख लिख करके भारत के पक्ष में प्रबल जनमत उन्होंने तैयार किया। सन 1901 में वे भारत लौटे और राष्ट्रीयता के प्रचार हेतु उन्होंने न्यू इंडिया नामक पत्र संपादित और प्रकाशित किया। बंग भंग के समय हुए आंदोलनों के दौरान विपिन चंद्र राजनीति में अत्यधिक चमकी। इस समय उन्होंने कई राष्ट्रीय सभाओं को संबोधित भी किया, विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का आंदोलन तीव्र गति से चलाया और राष्ट्रीय विचारों के प्रसार के लिए वंदे मातरम नामक पत्र भी निकाली। जनता के दुख दर्द और अन्याय के विरुद्ध में शक्तिशाली जनमत तैयार करते थे। अब विपिन चंद्र पाल राजनीतिक क्षेत्र में एक शक्ति बन गए। कलकत्ता में सन 1906 में हुई कांग्रेस में इन्होंने सक्रियता से हिस्सा लिया। सन 1907 में भी दक्षिण में मद्रास प्रांत में अंग्रेजों के विरुद्ध प्रबल जनमत तैयार करने के लिए गए और युवकों को प्रेरित करने के लिए वहीं विभिन्न संस्थाओं और सभाओं में कई प्रेरणादायक व्याख्यान भी उन्होंने दिए। इसमें इनकी प्रसिद्धि बहुत ज्यादा हुई। सन 1907 में जब अरविंद घोष पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया, तब विपिन चंद्र पाल ने इसमें साक्ष्य नहीं दी। इससे रुष्ट होकर के अंग्रेज सरकार ने इनको जेल खींच दिया। रिहा होने पर इन्होंने पुनः अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन चलाया। यह क्रांतिकारियों और आतंकवादियों का युग था। सन 1908 में ये पुनः इंग्लैंड गए और वहां स्वराज्य पत्रिका निकाली, पर यह पत्र सरकार द्वारा प्रतिबंधित हो जाने के कारण वह भारत लौटे। इंग्लैंड में रहकर उन्होंने भारत के पक्ष का दिग्दर्शन कराया और भारत के पक्ष में जनमत और सहानुभूति भी प्राप्त करी। स्वदेश लौटते ही वे बंदी बना लिए गए, पर रिहा होने पर वे बंगाल पहुंचे और वहां हिंदू रिव्यू नामक एक पत्र प्रारंभ किया। वे कांग्रेस में उग्र विचारधारी थे और तिलक और लाला लाजपत राय के समान इस मत को मानते थे कि अंग्रेजों के सामने गिड़गिड़ाने की नीति छोड़कर आजादी के लिए कठोर संघर्ष करना होगा। स्वाधीनता बलिदान से ही प्राप्त होगी। इस उग्र विचारधारा का उन्होंने अपने पत्रों और व्याख्यानों में भी अत्यधिक प्रचार किया। उनका कहना था कि देश में एक नारा सुधार रिफॉर्म नहीं अपितु पुनर्गठन रिफॉर्म है। इंग्लैंड को भारत सरकार की नीति निर्माण का अधिकार त्याग देना चाहिए और एक विदेशी सरकार को जैसा कानून चाहे बना सकने का अथवा अपनी इच्छा से जैसे चाहे शासन करने का अधिकार जो था वह त्याग देना चाहिए। उन्हें अपनी इच्छा से कर लगाने, अपनी इच्छा से इस धन को व्यय करने का अधिकार भी त्याग देना चाहिए। उनके उग्रवादी विचारों और उनकी अभिव्यक्ति के कारण बंगाल के युवकों की पीढ़ी उनके साथ हो गई। बंगाल में इस उग्र जुझारू राष्ट्रीयता के प्रति विपिन चंद्र पाल बन गए। महाराष्ट्र में बाल गंगाधर तिलक हो गए और पंजाब में लाला लाजपत राय। इसलिए ये तीनों लाल बाल पाल के नाम से भारत में प्रसिद्ध हो गए। लाल बाल पाल की त्रिमूर्ति का नाम भारत के कोने कोने में आदर से लिया जाने लगा। संक्षेप में
विपिन चंद्र पाल अपने युग के निस्वार्थ सफल ओजस्वी वक्ता, प्रकांड विद्वान, दार्शनिक, विचारक, कुशल संपादक और जुझारू राष्ट्रवादी थे। तो मैं आशा करती हूँ कि आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको लाल बाल पाल, जो उग्रवादी नेता के रूप में जाने जाते हैं, इनके बारे में आपको बहुत अच्छे से जानकारी प्राप्त हो गई होगी। धन्यवाद। आज का वीडियो जिन संदर्भ ग्रंथों पर आधारित है वे आपकी स्क्रीन पर हैं। आप उन्हें देख सकते हैं और इनका अध्ययन कर सकते हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा और भविष्य में आप भारतीय एवं विश्व इतिहास को क्रमबद्ध रूप से जानना चाहते हैं तो आप इस चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब का बटन दबाएं। आपके सुझाव सदैव आमंत्रित रहेंगे। साथियों, इस चैनल का उद्देश्य किसी भी रूप में व्यवसायिक बिल्कुल भी नहीं है। इस चैनल के द्वारा संपूर्ण इतिहास का ज्ञान पूर्णतः निःशुल्क प्रस्तुत किया जाएगा। धन्यवाद।